ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने पॉलिटी का पूरा सिलेबस तकरीबन कवर कर लिया है। अब हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे सीएमपीएफ के, जो आपके 2019 से लेके 23 तक आए। ठीक है, तो ये तकरीबन 2019, 20, 21, 22, 23 5 साल के पीवाईक्यूज हो जाएंगे। 5 साल के पीवाईक्यूज से आपको एक बेसिकली करंट ट्रेंड्स का आइडिया लगेगा कि पिछले 4-5 सालों में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, और अभी रिसेंटली पॉलिटी का कितना कंपोजिशन आता है, किन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखो हमने जो पढ़ा है लक्ष्मीकांत से, वो तकरीबन हमारा 90% से ज़्यादा कवर हो रखा है। 90% से ज़्यादा हमने जो सिलेबस है डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से कवर किए हैं। कुछ इधर उधर के क्वेश्चन है जो या तो करंट अफेयर्स के पार्ट होते हैं या फिर कई बार थोड़ा इन डेप्थ तरीके से पूछ लिया जाता है, उनको हम क्वेश्चंस के जरिए ही सॉल्व कर पाते हैं। तो पहला जो आपका क्यूएस सॉल्विंग हो रही है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली। दूसरी मैं आप लोगों को एमसीक्यूज की शीट्स दूंगा। ठीक है, 4 से 5 वॉल्यूम्स में आपको एमसीक्यूज के दूंगा, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था उसी ऑर्डर में आपको वो एमसीक्यूज के जो वॉल्यूम है उनको लगाते रहना है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीएपीएफ एसी 2023 से स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी इज आर करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट नेशनल इमरजेंसी के बारे में सही है? A proclamation of emergency may be made by president only when the security of India or any part thereof is threatened by war or external aggression or armed rebellion. True or false? फॉल्स सर। फॉल्स। False क्यों? ओनली आया ना, सर क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी इनिशिएट कर सकता है। नेशनल इमरजेंसी को यस सर। कैसे? एक्सप्लेन करते जाओ। मतलब वो है ना, कुछ रेजोल्यूशन लेकर आ सकता है ना पार्लियामेंट के अंदर, फिर उसको है ना पास करवा कर है ना स्पेशल मेजोरिटी के साथ प्रेसिडेंट को असेंड कर लेंगे। हाँ नहीं, वो तो प्रोसीजर में आ जाता है। हम यहाँ रीजंस की बात कर रहे हैं, कॉजेज की बात कर रहे हैं कि जब इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा तभी लगाया जा सकता है जब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या फिर कोई इंडिया का जो पार्ट है वो वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेवेलियन की वजह से क्या हो, खतरे में हो। सर उससे पहले भी लगाया जा सकता है खतरे को टैकल करने के लिए पहले से ही। नहीं, पहले भी लगाया जा सकता है ना, वो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप इस कंटेक्स्ट को समझो कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली व्हेन, जब वो थ्रेटन्ड हो। अब वो उसमें करंट सिनेरियो भी आ जाता है और इसमें एकदम से कुछ होने वाला है वो भी आ जाता है, ये दोनों चीज उसमें कवर आ रही है ना। ओनली व्हेन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, इसमें दोनों सिनेरियो कवर हो रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि हम किस, ये स्टेटमेंट सही होगा कि नहीं होगा? ओनली वाले पार्ट के ऊपर थोड़ा सा जस्टिफाई कीजिए। बताओ बताओ बताओ। अच्छा, ट्रू है। इसको हम अभी ट्रू और फॉल्स दोनों की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, मैं आपको बाकी ऑप्शन से बताता हूँ कि इस सिचुएशन में हमें कैसे इसको टैकल करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स पावर टू गिव डायरेक्शंस टू अ स्टेट ऑन एनी मैटर। सही है गलत? ट्रू सर। ये तो सही है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डज नॉट सस्पेंड द स्टेट लेजिस्लेचर। सही है गलत? सस्पेंड और करता कैसे है। हुआ? हाँ, यू आर ऑडिबल, बट इमरजेंसी के केस में स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होता, वो प्रेसिडेंट रूल के केस में होता है। नेशनल इमरजेंसी के केस में स्टेट लेजिस्लेचर यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, वो सस्पेंड नहीं होता है ना। तो दिस इज ट्रू। अब हमारे पास क्या चीज आ रही है? हमारे पास ये चीज स्टैब्लिश हो रही है कि हमारे दो ऑप्शन सही हैं, 2 और 3 वाले, है ना। तो हम इन दोनों ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर देंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, हम इन दोनों ऑप्शंस को परस्यू करेंगे। बात आ जाती है कि फोर्थ स्टेटमेंट पे, कि भाई फोर्थ स्टेटमेंट सही है गलत। जैसे कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एट अ टाइम ओनली इफ अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशंस ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। सही है गलत? ट्रू। ट्रू। पक्का? ट्रू है सर। ये जो मैक्सिमम पीरियड दे रखा है ये 6 महीने ही होता है। यस सर। मैक्सिमम 6 महीने बाद रिन्यू करना पड़ता है उसको सर।
ये सर इसमें मेरे को एक कंफ्यूजन थी सर, मैक्स 1 ईयर होता है लेकिन हाँ वो 6 मंथ उसमें वो करते रहते हैं सर, इसमें मेरे को कंफ्यूजन था, ये मेरे को नहीं देखो पता। देखो, जो प्रोक्लेमेशन होता है इमरजेंसी का कैन कंटिन्यू फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ एट अ टाइम। इसमें ये बोला है कि एक टाइम पे सिर्फ 6 महीने ही एक्सटेंड किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। आपका जो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है वो एक टाइम पे 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। 1975 के बाद में 1976, 1977 इंटरनल इमरजेंसी जो हमारी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी लगी थी, उसको एक्सटेंड किया था ना। तो दोनों हाउसेस से रेजोल्यूशन पास कराने के बाद में एक बार में उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, मैक्सिमम 6 महीने के लिए नहीं। तो ये होगा गलत। तो इसके बेसिस पे बताओ मुझे, आप फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? सर सही हुआ। सही होगा। कौन से ऑप्शन बचते हैं ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन करके आराम से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट? यस सर। टेक्निकल चीजें थोड़ी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द इम्पीचमेंट ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। नॉट यहाँ बता रखा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ना। तो जैसे पहला वाला देखते हैं हम, a motion addressed to the president signed by at least 100 members of both the houses of parliament is delivered to the speaker. True or false? फॉल्स। कैसे? 100 मेंबर्स तो लोकसभा में होने चाहिए, इनिशिएट के लिए मेंबर्स राज्यसभा में हाँ, राज्यसभा में कितने? 50। 50 मेंबर्स। ठीक है, बोथ द हाउसेस के 100 मेंबर्स नहीं चाहिए होते। लोकसभा के 100 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के होते हैं 50 मेंबर्स। तो ऑटोमेटिकली हमारा ये जो ऑप्शन है ये नॉट करेक्ट आ जाता है, यानी कि यही सही आंसर है ना। अब ये बाकी 3 ऑप्शंस आते हैं, इन बाकी तीनों ऑप्शंस को आपको देखना होता है और समझना होता है कि भाई ये जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं ये हमारे सही है इस रिस्पेक्ट में। तो कोई इन्फॉर्मेशन जो हो सकता है हमने कवर ना की, जैसे कि द मोशन इज इन्वेस्टिगेटेड बाय अ कमेटी ऑफ 2 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ये ट्रू है इस रिस्पेक्ट में, है ना। If the committee finds the judge guilty of misbehavior or that he suffers from incapacity, the motion together with the report of the committee is taken up for the consideration in the house where the motion is pending. ये भी सही है। And the judge will be removed after the president gives his order for removal. ये भी true है। तो भाई हमें ये भी देखना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। गलत मतलब कि नॉट करेक्ट की कैटेगरी में आ रहा है ना, जिसको हमें टिक मार्क करना है। और कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बाकी सही है, इसको भी हम इस क्वेश्चन के जरिए कवर कर सकते हैं। तो एम हमारे होने चाहिए। पहला एम, जब भी हम किसी भी क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं तो हमें ये तो देखना है कि क्या चीज सही है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्या चीजें गलत हैं, और वो जो गलत है उसके रिस्पेक्ट में सही क्या होगा। गॉट इट? समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, जब इस तरह का एनालिसिस करोगे ना तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में बैठ जाएगी, तब अच्छे से समझ में आएगा। चलो, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द स्टैट्यूट ऑफ, अभी इधर आया था क्वेश्चन आया था, बी या डी? नहीं, पक्का? द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द स्टेट ऑफ, बताइए। सर ए, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसके अंडर में 2 और बॉडीज थी, नेशनल ह्यूमन राइट कोर्ट्स भी सेटअप किए गए थे और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस भी सेटअप किए गए थे। अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, CDS 1 2024 का। Which one of the following commissions was not associated with the public services in India? ये थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री में। पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड कौन सा कमीशन नहीं है? आइसेन कमीशन है, पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड है। आइसलिंगटन कमीशन है, ये भी पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड है। ली कमीशन भी जो है पब्लिक सर्विस से रिलेटेड है। ये तीनों के तीनों प्री इंडिपेंडेंस कमीशन है ना। और ये जो हमारा राधा कृष्णन कमीशन है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेके, ठीक है। यस सर। राधा कृष्ण कमेंट्री के थ्रू और 1-12 वाला मतलब फिर इंट्रोड्यूस कराया गया था क्या? कैंडिडेट्स बनाया गया था स्कूलिंग सिस्टम सर। स्क्रीनिंग में
स्टूडेंट्स में जैसे कि हम हमारे इंडिया में हम 1 to 12 पढ़ते हैं वैसा। समझ में नहीं आया दीक्षा, आप क्या कहना चाहते हो? सर में मैंने पढ़ा था, मैं आपको एक बार जैसे रिवाइज करके क्योंकि मेरे से डायरेक्ट खाली राधाकृष्णन कमीशन नहीं लगा, लेकिन वो याद नहीं आ रहा था कि बेसिकली राधाकृष्णन कमीशन जो है वो हमारे उस टाइम के जो वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके अंडर में सेटअप किया गया था इंडिपेंडेंस के कुछ टाइम बाद ही, जनरली 1-2 साल बाद ही मेरे ख्याल से किया गया था। और ये बेसिकली फोकस था यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को किस तरीके से इंडिया में स्ट्रीमलाइन किया जाए, कैसे सेटअप किया जाए, ठीक है। यस The judgment of the Supreme Court in People's Union for Civil Liberties versus Union of India 2004 is related to which of the following? किससे रिलेटेड है ये? हमारा जजमेंट का क्वेश्चन आ गया है ना। आरटीआई। आरटीआई बिल्कुल सही, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसमें ये बोला गया था कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए कि भाई आपको जो है ना, जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, है ना, कि भाई उनके ऊपर क्या किस चीज के लिए कन्विक्शन है, कितने उनके पास एसेट्स हैं, फलाना ढिमाका, ये सब चीजें देनी पड़ेंगी। लेकिन एक और केस आया था 2016 या 2017 का, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। वो किस चीज से रिलेटेड था? वो भी सेम केस था, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वोटिंग से रिलेटेड था। वोटिंग में किससे रिलेटेड था? नोटा, कल बताया था। आया ना? Yes, sir. Now, which among the following deals with habeas corpus? अब habeas corpus से कौन सा भाई केस डील करता है? ये भी हमें कल कवर किया था। 1970 ADM जबलपुर versus ADM, शिवकांत। Additional District Magistrate Jabalpur versus Shivakant Shukla 1976. Which among the following statements regarding the powers of High Court under Article 226 of the Constitution of India is not correct? है ना, आर्टिकल 226 के हिसाब से हाई कोर्ट को जो पावर्स दी गई हैं उनमें से कौन सा सही नहीं है? पहला, इट कैन इश्यू रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैडामस, क्यू वारंटो, सेटिरारी एंड प्रोहिबिशन, ट्रू और फॉल्स? इशू तो कर सकता है सर, रेट इशू कर सकता है। ये तो करेक्ट है। Writs can be issued to enforce any rights conferred by Part 3 or and for any other purpose. सर एनी अदर में सर लीगल नहीं होगा या फिर तकलीफ आ सकती है? Any other purpose से बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। हम यहाँ हाई कोर्ट सर इफ लीगल मैटर्स भी होगा, सर इफ लीगल मैटर्स को इंक्लूड कर रहे हैं तो नहीं तो फॉल्ट। हाँ, एनी अदर पर्पस में सारे मैटर आ जाते हैं। लेकिन आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो बाकी अदर पर्पस के लिए कर सकता है? नहीं सर Reasonable कर सकता। suspicion। हाँ सर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकता है। नाउ दिस पावर कैन डेरोगेट द पावर कन्फर्ड ऑन आर्टिकल ऑन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। सेम पावर्स आर्टिकल 32 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है। नो सर, वो हाई कोर्ट को दी हुई है ना। क्या? सो लाइक हाई कोर्ट सर पूरे सुप्रीम कोर्ट को 32 मिला है। उनके बेस पे दे रखी है। इसमें सिंपल सा ये पूछा जा रहा है कि ये जो पावर है सुप्रीम हाई कोर्ट की आर्टिकल 226 के हिसाब से, इसमें हाई कोर्ट को क्या क्या पावर दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, है ना। तो आपका स्टेटमेंट ये है कि ये जो हाई कोर्ट की पावर है आर्टिकल 226 वाली, ये सुप्रीम कोर्ट को जो आर्टिकल 32 के अंडर में पावर दे रखी है उसको डेरिवेट कर सकती है, यानी कि ओवरराइड कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 वाली पावर कौन सी है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्या नाम है पावर है कि वो डायरेक्शंस, रिट्स, ऑर्डर्स वगैरह वगैरह जो है वो इशू कर सके। तो क्या हाई कोर्ट उसको डेरिवेट कर सकता है? अभी नहीं समझ आया? नहीं सर, डेरोगेट ओवररेट तो नहीं कर सकता ना, वो नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी अलग है। सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है इस मामले में बड़ा है ना। तो फिर ये क्या होगा, ये हमारा नॉट करेक्ट वाला है, यानी कि यही सही ऑप्शन हो। चौथा ऑप्शन आ जाता है रिट कैन बी इश्यूड टू एनी अथॉरिटी अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन, तो ये सही है। तो
99 आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? लेजिस्लेशन ऑन क्रिमिनल लॉ बेरिंग एक्सेप्शंस इज अ सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट, यानी कि क्रिमिनल लॉ को लेके जो लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो वो कंकरेंट लिस्ट के अंडर में आते हैं। करेक्ट और नॉन करेक्ट? करेक्ट है सर। करेक्ट है। बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी आर सब्जेक्ट्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट। ये भी कंकरेंट लिस्ट के अंडर में आते हैं। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। ये तो नाम से पता चल रहा है। सिर्फ इनकरेक्ट हो गई। करेक्ट होगा। इंटर Incorrect. ट्रेड एक Incorrect. स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए, वो स्टेट लिस्ट में कैसे आ सकता है? सर वो यूनियन लिस्ट में आता है। वो तो यूनिट लिस्ट में आएगा। करेक्ट बोला। हाँ, नॉट करेक्ट होगा, मतलब यही सही आंसर है। और बैंकिंग जो रहता है इज एक्सक्लूसिवली अंडर द यूनियन लिस्ट। दिमाग को खोला करो, उस स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ा करो, उसके एक एक वर्ड को ना रिकॉर्ड किया करो कि भाई एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आरटीआई एक्ट 2005 इज आर करेक्ट? देयर शैल बी नॉट मोर देन 12 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। 12 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं होना चाहिए, सही या गलत? बताओ भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमने ये पढ़ा है। टीआईसी में 6 या 7 थे कुछ। नहीं, 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं होने चाहिए। द चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। आंसर तो इससे ही आ गया सर, पहला फॉल्स होते हैं। पहला फॉल्स हो गया, तो ए सी और डी हमारे गलत आ गए, ठीक है? तो मतलब इसमें जनरली क्या है कि या तो 5 साल का, वैसे नॉर्मली कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, वो डिटरमाइन किया जाता है। जनरली इनका रहता है 65 ईयर्स ऑफ एज, या फिर जितना इनका टेन्योर डिटरमाइन किया है, जनरली वो 5 साल का ही रहता है। तीसरा स्टेटमेंट, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये गलत है, वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। टू ओनली। Who among the following was the first pro tem speaker to be unanimously elected as the speaker of the Lok Sabha? इसका आंसर बताओ, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। बताओ बताओ बताओ। Who among the following was the first pro tem speaker to be unanimously elected as the speaker of the Lok Sabha? बोलिए। मुझे इसका आंसर नहीं पता, लिटरली मैंने एक बार ढूंढा, मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं आप लोगों के भरोसे बैठा हूं। सर कल जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक किए थे तब इसका आंसर देखा था। क्या? कल प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चंस देखे थे तो इसका आंसर देखा था, सोमनाथ चटर्जी था। सोमनाथ चटर्जी है, ठीक है, मान लेते हैं, करते हैं, ठीक। अब हाँ, तो भाई देखो 2023 में आपके कितने क्वेश्चंस आए? 2023 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो पॉलिटी से 2023 में आए, ठीक है? अब हम आते हैं CAPF AC 2022 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू ट्राइबल वेलफेयर? ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ये हमारा करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी का क्वेश्चन आ जाता है। करंट अफेयर्स में ये स्टैटिक का पार्ट आ जाता है, जैसे कि इसमें बात की जा रही है, द कॉम्प्रिहेंसिव ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम एम्स एट। अच्छा, पीछे मेरे पीछे से कोई बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा? आ रहा है आ रहा है, एक सेकंड हो। फ्लैट में तालचाल का फर्नीचर नहीं बन पा रहा है। चलो, पहला स्टेटमेंट आ रहा था, कॉम्प्रिहेंसिव ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एम्स एट लैंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इंप्रूवमेंट ऑफ रूफ हाउसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सो ऑन। सही या गलत? CTTP
कॉम्प्रिहेंसिव ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से ये सही है या गलत है? एक जनरल आइडिया ही लगा लो। सही। ठीक है, सही है ना? सही सही होगा। लग रहा है ना? कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज नहीं लग रही है, तो हम इसको सही मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सही है, करेक्ट। As per the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers act, villages in forests are provided with community rights. ये भी देखने में क्या लग रहा है? सही लग रहा सर। सही लग रहा है। The Special Area Development Program aims at distribution of forest area produces to the tribals equitably. ये मेरे हिसाब से गलत है। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो फॉरेस्ट एरिया प्रोड्यूसर्स को, ट्राइबल्स को इक्विटेबली यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने की बात नहीं कहता है, ये नॉट करेक्ट होगा। और ये जो लास्ट वाला है ना, द स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल्स ऑफ प्लान प्रोवाइड्स डेयरी काउस टू ट्राइबल ग्रुप्स लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। बिल्कुल सही। ऐसे ट्राइबल्स जो है ग्रुप्स जिनको पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं, उनको बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं, लाइक उनको डेयरी काउस की प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हेन द कोट। हाँ, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ा सा अलग आ जाता है, यानी कि जैसे बताया ना, जिस स्टैटिक का पार्ट आ जाता है। कई बार ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जिनके बारे हम श्योर नहीं होते, हम छोड़ सकते हैं। वाइल्ड गैस भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिनका हमें बहुत कम आइडिया होता है, इनको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 125 में से 125 ही करके आने हमें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जिनके बारे में बहुत कम आइडिया है, दिमाग में आइडिया लग ही नहीं रहा है, तो उनको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन वाज द कोठारी कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लुक इनटू द एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया? (1964). The landmark case of DC Vadhava versus State of Bihar in the Supreme Court is related to which one of the following powers of the governor? कल ही पढ़ा था हमने ये। किस पावर से रिलेटेड? ऑर्डिनेंस टू रिपब्लिकेट ऑर्डिनेंसेस। तो देख रहे हो ना, लैंडमार्क केसेस कितने पूछे जा रहे हैं हर बार। Which one of the following is not a feature of Indian federalism? फेडरलिज्म मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग होना। तो कौन सा फीचर नहीं है इंडियन फेडरलिज्म का? कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, है या नहीं? इतना डाउट क्या होता था तुम लोगों को? सीधे सीधे पहला आंसर है सर, कोर्ट्स कैसे इंटरप्रेट करेगा? कोर्ट्स कैसे इंटरप्रेट नहीं करेंगी? कोर्ट्स ही तो इंटरप्रेट करती है भाई। सर पार्लियामेंट भी करती है। कोर्ट्स भी करती हैं, कोर्ट्स भी तो करती है भाई इसको, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट। और पावर्स गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल पे कैसे दे रखी है? सुप्रीम कोर्ट करता है जनरली, है ना, कई केसेस में। तो ये इंडियन फेडरलिज्म का ही फीचर है, ये इसका फीचर है ना। एंड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड। क्या ये फीचर है? डिमांड के हिसाब से होता है भाई यार, क्वेश्चन को तो समझो रजत। क्वेश्चन सिंपल सा है कि इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा फीचर नहीं है ना, कौन सा फीचर नहीं है। हम अभी वो देख रहे हैं कि कौन कौन से फीचर है, कौन कौन से नहीं है। तो जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के, वो स्पेसिफाइड है। तो ये चीज हमें क्या बताती है? ये चीज हमें सिंपल सी बात बताती है कि यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फिक्स कर रखे हैं, स्पेसिफाइड कर रखे हैं। तो क्या ये फेडरलिज्म का फीचर है कि नहीं है? फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, है ना, दोनों के बीच में शेयरिंग होना। शेयरिंग में रेवेन्यू भी आ जाता है, पावर भी आ जाता है, और भी चीजें आ जाती हैं। तो क्या ये फीचर है या नहीं है? सर, बट यस सर। स्पेसिफाइड रेवेन्यू स्पेसिफाइड है, तो स्पेसिफाइड है ना रेवेन्यू अलग अलग सोर्सेज का। ओके सर। तीसरा, पावर्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यार तुम लोग इतना सोचते हो ना, बहुत जरूर से ज्यादा सोचते हो, तभी तुम लोग ज्यादा गलत करके आओगे। सिंपल सा स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें इतना क्यों सोच रहे हो?
इस स्टेटमेंट में ऐसा क्या सोचने वाला है? क्या ये इंडियन फेडरलिज्म को फॉलो करता है कि नहीं करता? यस सर। करता है फिर सर। इतना सोच क्यों रहे हो? सिंपल सी चीज है ना, करता है भाई। इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्या ये सही है? नो सर। क्यों नहीं है ये बताओ। डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स पे। हाँ बिल्कुल सही है ना, दोनों की जो पावर शेयरिंग होती है अलग अलग लेवल पे, तो ये सही कैसे हो सकता है? ये इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। एज सिंपल एज दैट, दिस इज द करेक्ट आंसर। इतना ज्यादा आप लोग लीड मत लो, क्वेश्चन को देखो, समझो और उसको तुरंत आंसर करो। इतना ज्यादा टाइम लोगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। ट्रू है। करेक्ट सर। करेक्ट है। The decision to join either India or Pakistan or remain independent was left not to the people of princely states but to the princely rulers. ट्रू सर। करेक्ट सर ये भी। Correct है। The ruler of Travancore first decided to remain independent. ये भी सही है। अब गलत हमारा ये है, लेकिन ये गलत क्यों है? The state of Travancore finally joined India through a plebiscite. क्या plebiscite के थ्रू ज्वाइन किया था? कोई आइडिया है किसी को, किसके थ्रू ज्वाइन किया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन के जरिए ज्वाइन किया था। Which of the following is our sources of law in India? सोर्स ऑफ लॉ के तौर पे इंडिया में कौन कौन से काम करते हैं? मैंने आपको लॉ की डेफिनेशन बताई थी ना, तो सोर्स ऑफ लॉ में कौन कौन से आ जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आता है सर। बिल्कुल आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो एक तरीके से फाउंडेशन है जिससे सारे लॉज निकलते हैं। उसके बाद स्टैट्यूट, स्टैट्यूट्स, कस्टमरी लॉ, केस लॉ, क्या ये सारे के सारे सोर्सेज ऑफ लॉ की कैटेगरी में आते हैं? मतलब लॉज क्या इनसे ओरिजिनेट हैं? ऐसा सही है या गलत है? क्वेश्चंस आप लोग देख के आए हो कि नहीं आए हो? स्टेट्यूटरी बॉडीज कौन सी बॉडीज होती हैं, चलो ये बताओ। पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू जो बनती हैं। लेजिस्लेशन के द्वारा बनाई गई, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा बनाई गई, है ना? तो क्या वो लॉ की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो फिर इतना सोचना क्यों? कस्टमरी लॉज जो कस्टम्स के हिसाब से बन जाते हैं, लो सर, कस्टम्स के हिसाब से लॉ थोड़ी बनाई है। कस्टमरी लॉज नहीं आते उसकी कैटेगरी में। अब जैसे ये यूएस होता था एक लीगल कस्टम, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो बॉडीज में डेवलप हो जाता है एक कन्वेंशन के तौर पे, वो भी लॉ की कैटेगरी में आता है, सोर्स ऑफ लॉ की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। और केस लॉ, केस लॉ लोग है। तो कहते हैं केस लॉ क्या होता है बताओ? ना, जजमेंट के थ्रू जो लॉ बना दिया उसको फिक्स। हाँ, जजमेंट्स के थ्रू जो लॉ हमारे बनते जाते हैं धीरे धीरे, वो आपके केस लॉस की कैटेगरी में आते हैं। ये भी हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। Which among the following is are the function and functions of the cabinet secretariat to ensure inter-ministerial coordination? बताइए, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के क्या ये फंक्शंस होते हैं? बताओ बताओ बताओ। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के फंक्शन होते हैं टू इंश्योर इंटर मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशंस इन द कंट्री क्या कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का काम होता है?
नहीं होता यार, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स का, कैबिनेट वगैरह का काम होता है, वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का काम नहीं होता। Which of the following statements about the Committee on Public Undertakings is are correct? There are more members from the Rajya Sabha than the Lok Sabha in the committee. बोलिए। मित्रों ऐसे कैसे चलेगा यार? सर नॉट करेक्ट होगा, क्योंकि लोकसभा के अंदर 15 मेंबर होते हैं और 15 मेंबर आते हैं और राज्यसभा से 7 आते हैं। लोकसभा से कितने आते हैं? 15। 15 से 7, तो ये होगा फॉल्स। द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यस सर। बिल्कुल सही। Which one of the following statements is not correct? कौन सा सही नहीं है? A censure motion can be moved against a single minister of the Council of Ministers. यस सर, विद द रीजन। A motion of no confidence cannot be moved against the Prime Minister alone. नहीं सर, होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट होगा। बिल्कुल सही। A censure motion cannot be moved against the entire Council of Ministers. गलत है ये सर। ये गलत है, नॉट करेक्ट। सेंसर मोशन जो होता है आपका, वो सिंगल मिनिस्टर या फिर जो इंटायर काउंसिल मिनिस्टर्स हैं उनके लिए रेस किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है, ठीक है। अ सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ये सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस? जिला जो जज होते हैं, है ना, उनको अपॉइंट करने को लेके क्या सही है? दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। यस सर। क्या ट्रू या फॉल्स? ट्रू सर। They are appointed by the President of India on the advice of Chief Justice of the concerned High Court. फॉल्स सर। They are appointed by the Governor in consultation with the High Court of the concerned state. जिला अदालत की बात हो रही है भाई, हाँ सर, गवर्नर अपॉइंट True, sir. गवर्नर अपॉइंट। तो उसके लिए प्रेसिडेंट लेवल तक जाने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज ट्रू। The Sword Singh Committee recommended the insertion of which one of the following provisions into the Constitution of India? ड्यूटी। Sword Singh Committee. सब फंडामेंटल ड्यूटी। ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज। विच वन ऑफ द, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर हमारे 2022 के खत्म हो गए, है ना। अब 2022 से कितने क्वेश्चंस आए भाई हमारे? 2022 से आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 क्वेश्चन आए। यानी कि 2023 से 2023 में देखा जाए तो एक क्वेश्चन की कमी है ना। 2022 में 11, 2023 में 10, तो डिक्रीमेंट देखने को मिला। अब आते हैं 2021 पे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कन्फर्ड ऑन अ हाई कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कौन सी पावर है जो हाई कोर्ट को भी दे रखी है? एडवाइजरी पावर नो सर। नहीं है। एडवाइजरी पावर जो प्रेसिडेंट को दी जाने वाली पावर है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में, तो ये तो नहीं है। पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। सर ये तो नहीं पता, बट पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो दोनों के पास है। बिल्कुल सही, ठीक है। ये जो पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस है ना, पावर ऑफ कंप्लीट क्या बोलते हैं, जस्टिस का सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी जो मैटर कोर्ट के सामने आ रखा है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर है जो बेसिकली हमारा सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है कि किसी भी तरीके का कोई भी मैटर जो उनके पास में आता है ना, वो मैटर के साथ सिर्फ वही डील कर सकते हैं, है ना। तो ये तो हाई कोर्ट के पास में नहीं है। लेकिन पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो दोनों का अवेलेबल है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पे, यानी कि जो एविडेंसेस हैं, जो केसेस वगैरह हैं, उनको वो क्या कर सकते हैं, उनको वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पे अपने पास रख सकते हैं। तो वो दोनों के पास सेम पावर है, तो आंसर होगा ये बार। और पावर टू अलाउ रिव्यूज स्पेशली पेटिशंस जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही। The Constitution of India does not guarantee which one of the following is a fundamental right. राइट टू प्रॉपर्टी। Right to property,
Which one of the following statements of the Supreme Court is not correct? कौन सा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के बारे में सही नहीं है? Under Article 129 and Article 144 of the Constitution of India, the Supreme Court has been vested with power to punish for contempt of court. Yes. सर 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। बिल्कुल सही। ये स्टेटमेंट पार्शली सही है। पार्शली सही मतलब आर्टिकल 144 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दे रखा है, लेकिन आर्टिकल 129 जो है वो डील करता है हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के साथ। वो ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा नॉन करेक्ट हो। सही में द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेस्टेड विद एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज टू प्रोवाइड ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट इफ सो आस्क्ड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ये भी सही है। And the law declared by the Supreme Court is binding on all courts within the territory of India, ये भी सही है। मतलब सर सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है प्ली प्रेसिडेंट की? हाँ, सर्टेन सर्कमस्टांसेस में, हर सर्कमस्टांस में नहीं। ओके सर। Which one of the following statements about Public Accounts Committee is correct? कौन सा सही है? The committee consists of not more than 15 members from the Lok Sabha and 10 members from the Rajya Sabha. Wrong है sir, 7 members of Rajya Sabha. ठीक है, तो ये भाई हमारा रॉन्ग हो गया। 7 members. The finance minister is an ex officio member of the committee. नहीं सर, इसमें तो चेयरमैन वो डिसाइड करता है ना। भाई कोई भी मिनिस्टर ऐसी कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता है ना। उसमें तो वो अपोजिशन का लीडर को सेलेक्ट किया जाता है ना चेयर। नहीं, हम सिर्फ एक मेंबर की बात कर रहे हैं, चेयरपर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें मेंबर की बात कर रहे हैं। इसमें क्या स्टेटमेंट है कि नो मिनिस्टर कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस कमेटी, है ना। तो कोई मिनिस्टर नहीं हो सकता, तो ये भी भाई गलत है। अ मेंबर ऑफ द कमेटी इज गिवन अ टर्म फॉर 1 year। ट्रू, ये वाला स्टेटमेंट सही है। एंड द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी फ्रॉम द राज्यसभा इज एक्सटेंडेड इवन व्हेन दे रिटायर फ्रॉम द राज्यसभा, ये गलत होगा। Who can be appointed as a judge of the Supreme Court? बताइए भाई। An advocate who has practiced for at least 10 years in any court, क्या बन सकता है? यस सर। भाई एनी कोर्ट नहीं होता, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सर। A judge of high court for at least 3 years? 5 years. 5 years, ये भी false. A distinguished jurist in the opinion of the President of India. True, है ना। And a person who has held a judicial office for at least 15 years होगा गलत। सी ऑप्शन सही है। Who among the following fixes the date of election of the Speaker of the Lok Sabha? President of India. President of India. Which one of the following statements about personal liberty is not correct? Personal liberty के बारे में कौन सा statement सही नहीं है? State does not have the authority to deprive any person within the territory of India of his or personal liberty without any rational basis. सही है गलत? रैशनल बेसिस का मतलब ही समझ लीजिए, बिना किसी कानून के स्टेट जो है उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि किसी भी इंसान का जो टेरिटरी ऑफ इंडिया को बिलोंग करता हो उसकी पर्सनल लिबर्टी छीन ली जाए। सही होगा या गलत? सही होगा। सही होगा। Basis of depriving a person of his personal liberty must be in accordance with procedure established by law. अगर किसी की पर्सनल लिबर्टी छीनी जा रही है तो वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के हिसाब से होनी चाहिए। सही है गलत? सही है। एंड द पर्सनल लिबर्टी कैन बी सिक्योर्ड बाय द जुडिशियल रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। यस सर। पर्सनल लिबर्टी कैन बी सिक्योर्ड बाय द जुडिशियल रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, क्या ये सही है? बताओ। सर हिबियस कॉर्पस में तो ढूंढ के लाते हैं ना सर। ढूंढ के लाते हैं? पर्सनल लिबर्टी कैन बी सिक्योर्ड बाय द जुडिशियल रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। हाँ, मतलब ये कर सकते हैं, ये हमारा सही होना चाहिए। तो फिर हमारा स्टेटमेंट आता है दैट मेजॉरिटी व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास इन्वेंटेड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्या ये सही है?
AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था क्या? वो अरेस्ट से रिलेटेड नहीं था सर। प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड था, है ना? प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो ये हमारा नॉट करेक्ट। Which one of the following statements with regard to the DPSP is not correct? They are not enforceable in a court of law. True. Correct. sir. They can override all the fundamental rights. False. False is False. ये हमारा not correct है. They can be related to social and economic justice and they can be related to giving free legal aid. Which one of the following statements with regard to the preamble to the Constitution of India is not correct? कौन सा preamble से related सही नहीं है? The term secular democratic republic was not there in the preamble originally. False, sir. False. True है, secular नहीं था ना। Not correct, sir. False है ये. Secular. Not correct. The preamble contains the basic structure of the Constitution of India. Correct. By itself, the preamble is not enforceable in a court of law. Correct. The Supreme Court has held that the preamble cannot be considered as an aid to the legal interpretation of the Constitution where the language is ambiguous. मैंने आपको बताया था preamble जो है वो source of power के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता, है ना? तो ये भी correct होगा. The Electoral College for electing the President of India does not include which of the following? कौन कौन भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल नहीं होता है? All elected members of the राज्य सभा होता है सर। ये तो होते हैं. All elected members of the legislative assemblies of state ये भी होता है। ये भी होते हैं. बचा ऑप्शन हमारे पास तीसरा. तो all members of the legislative councils of states, नहीं सर, ये वो सर नहीं होते। विधान परिषद के जो मेंबर्स हैं वो शामिल नहीं होते. Which one of the following fundamental rights has not been provided to a person? किस मतलब इंसान को ये फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए हैं? पहला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. एक से ज्यादा प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. एक से ज्यादा दे सकता है। एक से ज्यादा बार पनिशमेंट। हाँ, इस टर्म को क्या कहते हैं? नो डबल जेपॉर्डी। ठीक है, डबल जेपॉर्डी, है ना? इसमें क्या किया जाता है कि भाई आप सेम ऑफेंस के लिए उसको एक से ज्यादा बार सजा नहीं दे सकते. ये राइट तो प्रोवाइड करा रखा है, तो ये तो हमारा करेक्ट होगा. दूसरा, टू रिफ्यूज टू गिव हिज हर सैंपल ऑफ हैंड राइटिंग एज एविडेंस टू सपोर्ट अ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम हर. false. ये वाला हमारा नॉट है ना? ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं आता, देना पड़ता है आपको, है ना? बाकी टू एक्ट एज अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और सेल्फ, इसको क्या कहते हैं? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, हाँ. एंड राइट नॉट टू बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस, इसको क्या कहते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट facto law. The Constitution of India contains no provision for the constitution of municipalities in every state for किस बॉडी के गठन को लेके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने म्युनिसिपैलिटीज जो है उनको लेके नहीं कुछ लिखा है, नहीं कुछ बताया है? अर्बन पंचायत। अर्बन पंचायत, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो म्युनिसिपैलिटीज के अंडर में आ जाती है. अर्बन पंचायत को नहीं ऐसा कुछ पता है. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग कोट ऑन द 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस. इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी. किसने कहा? अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर. Which one of the following powers has not been conferred on the President of India? Appointment of Prime Minister, यस सर, ट्रू सर। कर सकते हैं. To decide at his her discretion any questions regarding disqualification of a member of the parliament. डिस्क्वालिफिकेशन पे कर सकते हैं बट एक्सपेक्ट उसके थ्रू डिस्क्रिप्शन पे नहीं कर सकते वो, है ना?
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब हटाना होता है तो उसको लेके पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है जो आपके दोनों सदनों से लेके सुप्रीम कोर्ट वगैरह तक जाता है। उसके बाद उनकी एडवाइस को फॉलो करते हुए प्रेसिडेंट कर सकता है। तो ये खुद का डिस्क्रिप्शन नहीं होता, पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए होता है। तो ये होगा। बाकी टू ग्रांट पार्डन टू अ पर्सन हु हैज बीन पनिश्ड बाय कोर्ट मार्शल, ये भाई पावर उनके पास में है। एंड टू रिमूव अ जज ऑफ द हाई कोर्ट की पावर भी उनके पास में है। Which one of the following statement with regard to Menka Gandhi versus Union of India case 1978 is not correct? कौन सा सही नहीं है? It was held that Article 19 and Article 21 are not watertight compartments. So Article 21 right to life for मतलब राइट टू 19 जो राइट टू स्पीच है, ये दोनों आपस में मतलब एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। आगे तो ऑप्शन बी लग रहा है मुझे। तो ऑप्शन बी? इस सब नहीं, ऑप्शन बी तो नहीं होगा। यार देखो, सिंपल सी बात, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या बोली गई थी कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई, है ना। जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में, उसमें राइट टू डाई नहीं आता है। यानी कि पूरे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके आप किसी की जिंदगी ले सकते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन होगा हमारा डी। अब इसके बाद 2021 को अगर हम देखें तो भाई देखो, इसमें हमारे कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 एंड 14 एंड 15, टोटल 15 क्वेश्चंस आए। तो सीरीज देख रहे हैं ना, 15 से हुए हमारे 11 और 11 से हुए हमारे 10। लेकिन बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम कि भाई घटेंगे घटेंगे, बढ़ भी सकते हैं। चलिए 2020 की बात करते हैं। इन रिलेशन टू द फंडामेंटल ड्यूटीज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? द फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रू। नहीं है। द टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस आर फंडामेंटल ड्यूटीज। ट्रू है। प्रॉपर्टी ट्रू है सर। ट्रू है। दे आर नॉट इन्फोर्सेबल थ्रू रिट्स। ट्रू है। They may not be used for determining constitutionality of laws. False. The governor of a state may exercise discretionary powers, है ना। गवर्नर अपनी विजडम पे कब काम कर सकता है? पहला, he or she is not convinced by the advice of the council of ministers. तो वो अपने हिसाब से फैसला ले सकता है कि नहीं ले सकता? डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब है अपनी विजडम से, अपनी सोच से, अपनी समझ से। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा दी गई एडवाइस पे गवर्नर हमारा कन्विंस नहीं है, तो क्या वो फैसले ले सकता है अपने हिसाब से? नहीं सर, इसको फिर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नहीं ले सकता है भाई, डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है गवर्नर के पास। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स हिम हर टू एक्ट इन हिज हर डिस्क्रिशन इन सर्टेन मैटर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉलो कर लो भाई, सही होगा ना? और वाला सही सही होगा। He or she is appointed as the administrator of an adjoining union territory. उस केस में भी गवर्नर क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज कर सकता है। Which one of the following is not true of socialism? समाजवाद के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? समाजवाद मतलब कि क्या? जिसमें लिमिटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, वो होता है समाजवाद, सोशलिज्म। कम्युनिज्म का मतलब होता है बिल्कुल भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना होना। तो सोशलिस्ट एनालाइज सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रू है, ये हमारा सही है ना। थर्ड की बात करें, सोशलिस्ट बिलीव दैट क्लास डिविजन इन सोसाइटी आर अ फैक्ट एंड देयरफॉर इररेमेडिएबल। समाजवादी ये मानते हैं कि क्लास डिविजन सोसाइटी में होते हैं, वो एक फैक्ट है और वो सुधारा नहीं जा सकता, क्लास डिविजन्स रहेंगे। है सही है ना, तभी तो वो बोलते हैं कि क्लास डिविजन्स कम होने चाहिए, है ना।
क्लासेस के बीच की जो डिविजन है उनको मिनिमाइज करना चाहिए, उसी के तो प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो ये सही होगा। पर सर इसमें लिखा है, उसमें क्या पर लिखा है? वीडियो सुनो 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 सुनो, समझो क्वेश्चन को, समझो कि समाजवाद के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। एक स्टेटमेंट है आपका कि सोशलिस्ट ये मानते हैं कि क्लास डिवीजन सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं और इनरेमिडिएबल है, यानी कि उनको वो मतलब वो चीज आपकी एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो सोशलिस्ट ऐसा मानते हैं, जबकि वो बात यही करते हैं कि क्लास डिविजन्स की इनएक्टिविटीज को मिनिमाइज करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो सपोर्ट कर रहा है ना कि सोशलिज्म को ही बिलोंग करता है, ठीक है। और फिर इट बिलीव दैट मटेरियल बेनिफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, ये भी सही है। इसमें जो गलत है हमारा वो ये कि इट एम्फेसाइजेस द सेंट्रलिटी ऑफ कम्युनिटी, नहीं, ये कम्युनिटी की सेंट्रलिटी की बात नहीं करते। ये नहीं बोलते कि भाई कोर वन आपका किसी भी चीज का कम्युनिटी है, वो कम्युनिज्म में होता है ना, सोशलिज्म में ये नहीं होता। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 कंसेप्ट है और उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है भाई। इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है प्लूरिस्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, बताओ। social equality through common ownership of wealth. हाईएस्ट प्लूरिस्ट डेमोक्रेसी में सोशल इनइक्वालिटी थ्रू कॉमन ऑनरशिप वेल्थ, या फिर Some of force and capacity of group to ensure responsiveness. नहीं 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 नहीं। प्लूरिस्ट डेमोक्रेसी जनरली हमारी एक ऐसी डेमोक्रेसी होती है जहाँ पर अलग अलग पावर सेंटर बने रहते हैं, है ना। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, बताओ। देखो चलो ठीक है, पहले हम सबसे पहले टी पे आते हैं, सबसे इजी वाले को देखते हैं। एलिटिस्ट डेमोक्रेसी क्या होगा? सो इसका ए होगा, पावर इज ऑन A एक्सरसाइज बाय सिविलिटी, है ना, पावर इज ऑलवेज एक्सरसाइज बाय प्रिविलेज टी। तो हमने सी और डी को एलिमिनेट कर दिया, है ना। ए और बी बचे हमारे पास में, दोनों में ये आ रहा है। तो डी का भाई हमारा हो गया, सॉरी हाँ डी का 1 हो गया। अब टी का 1 है हमारा, तो ए का 4 हो गया, यानी कि प्लूरिस्ट डेमोक्रेसी हो गया कैपेसिटी ऑफ ग्रुप्स टू इंश्योर गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो पावर सेंटर के तौर पे काम करते हैं। अब हमें बी और सी में से देखना है कि पीपल्स डेमोक्रेसी क्या होता है। सो 3 वाला सोशल इक्वालिटी थ्रू कॉमन ओनरशिप। बिल्कुल, सोशल इक्वलिटी थ्रू कॉमन ओनरशिप ऑफ वेल्थ एंड डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी हो जाएगा हाईएस्ट एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटीज। तो मतलब कि इसमें होगा डी सी बी ए, कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा? तो का सी हुआ ना, हाँ ए। Which one of the following statements with regard to censorship motion is not correct? फिर से आ गया, a leave of the house is required to move it. False. False. ट्रू, रीजन चाहिए ना सर उसमें। नॉट करेक्ट पूछा गया है। देखो सी वाला देखोगे आप, इट कैन ऑल्सो बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तो सही है। Yes, sir. द स्पीकर डिसाइड वेदर द मोशन इज इन ऑर्डर, ये भी क्या रहेगा? सही है सर। So correct. Correct, right. गवर्नमेंट इज फ्री टू फिक्स टाइम एंड डेट फॉर ए डिस्कशन, ये भी सही है। लेकिन लीव ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड टू मूव इट, ये जरूरी नहीं है, कोई भी मेंबर इसको रेज कर सकता है। सेंसर मोशन क्या होता है? जब आप सरकार की निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं एक मोशन रेज करके, है ना, तो वो हमारा होता है सेंसर मोशन। Which one of the following is not a correct feature of a money bill? मनी बिल को कौन सा फीचर नहीं है? It can be introduced only in the Lok Sabha. ट्रू, Correct. True, sir. A deputy speaker can also certify a money bill in case of office of speaker falling vacant. ट्रू, True. A speaker's authority is final as to whether a money bill is a money bill or not. ट्रू, True. It can be referred to a joint committee of the two houses. नो, False. और सिर्फ लोकसभा ही इससे रिलेटेड रहता है, तो ये सही है। The idea of social justice requires that equal treatment be supplemented with principle of proportionality. बताएं।
प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, सोशल जस्टिस का आइडिया क्या होता है? सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, है ना? फेयर एंड इक्विटेबल डिवीजन ऑफ द रिसोर्सेज इन द गिवन कम्युनिटी। मतलब रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, प्रिविलेजेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी सोसाइटी में एक बराबर होना चाहिए, है ना? तो इससे हमारे क्या कंसेप्ट निकल के आते हैं? उससे हमारे दो कंसेप्ट निकल के आते हैं। पहला ये, ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन इज गिवन टू ऑल सिटी इंडिविजुअल्स, यानी कि सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको इक्वल कंसिडरेशन दिया जाता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज वगैरह दी जाती हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखें, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट बी ट्रांसजेंडेड टू रिकॉग्नाइज स्पेशल नीड्स, है ना? अगर हमें किसी की स्पेशल क्या नीड्स को देखना है, जैसे कि अगर हम किसी बैकवर्ड क्लासेस को देखते हैं, बैकवर्ड क्लासेस के मामले में हमारी सरकार ने क्या प्रोविजंस बनाए हैं कि कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करता हो, कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करता हो, तो उनको ऊपर उठाने के लिए क्या दिया जाता है? उनको ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन या ऐसे ही बहुत सारे काम किए जाते हैं ना, है ना? तो इसमें क्या बोला गया है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसको बाईपास किया जा सकता है अगर ऐसे लोगों को देखा जाता है जिनको स्पेशल रिक्वायरमेंट है। ये नहीं है, सही है ना? तो हमारे स्टेटमेंट आते हैं 2 और 3 ओनली, 1 हमारा सही नहीं है। सोशल जस्टिस के आइडिया में इक्वल ट्रीटमेंट भी सप्लीमेंटेड विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है कोर्ट ऑफ लॉ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हेलो, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है फोर्स ऑफ लॉ, है ना? जरूरत से ज्यादा फोर्स का यूज करना। मान लीजिए कि गवर्नमेंट को किसी जगह पे फोर्स का यूज करना है लेकिन उसमें कोलैटरल डैमेज भी हो रहा है ना, तो उस केस में गवर्नमेंट एक्शन ले ही ना, बिल्कुल भी एक्शन ना ले, या फिर गवर्नमेंट एक्शन ले रही है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो ये सोशल जस्टिस के आइडिया में नहीं आता है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, तो ये होगा हमारा फॉल्स, यानी कि 2 और 3 ओनली। Which one of the following statements about the Attorney General of India is not correct? The person must be qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court. True. True. She enjoys right of audience only in the Supreme Court and High Courts in India. False. False. Thanks. Any court of India, है ना? Only भी आ गया। हाँ, इसमें only लिखा है ना। अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिखा होता तो सही रहता, लेकिन only लिख दिया तो मतलब सिर्फ इन्हीं कोर्ट में, जबकि नहीं, इंडिया की टेरिटरी में किसी भी कोर्ट में जा सकते। Which of the following is are correct in relation to the panchayats? Only the parliament may endow panchayats with powers and authority. सही है, गलत? स्टेट गवर्नमेंट होती है ना सर, उस पे तो स्टेट लेजिस्लेचर भी दे सकती है, दोनों दे सकते हैं। A state may devolve powers to panchayats in preparation of plans for economic development and social justice. ट्रू सर। बिल्कुल सही। A state may devolve powers to panchayats in implementation of schemes for economic development and social justice. ट्रू। True. यानी कि 2 और 3. In relation to the powers of the Union Government of India, which one of the following statement is not correct? ठीक है, The government of India may undertake legislative functions of a territory outside of India by agreement with the government of the territory. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इंडिया की टेरिटरी से बाहर कानून बना सकती है अगर उस टेरिटरी के साथ में इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एग्रीमेंट बन जाता है तो। ट्रू। The union government may not entrust a state government with functions over matters where executive powers of the union extends. False, sir. False. ये फॉल्स होगा, ये तो सही होना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ, ये फॉल्स होगा हमारा। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव पावर्स को लेके कभी नहीं देगी, जबकि द यूनियन गवर्नमेंट में डायरेक्ट स्टेट्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन और मिलिट्री इंपॉर्टेंस सही है, और द गवर्नर में विथ कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट इट्स ऑफिसर्स with functions on matters which fall within the executive power of the state, ये भी सही है।
सर बी वाला स्टेटमेंट एक्सप्लेन करो न। सी वाले में सिंपल सी बात ये बी वाला, कौन सा बी वाला जो फॉल्स। बी वाला, द यूनियन गवर्नमेंट मे नॉट इंटरेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट विथ फंक्शंस ओवर मैटर्स वेयर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड, यानी कि ऐसे मैटर्स पे जिन पे यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट उन चीज़ों को अप्लाई करा रही है, उन कामों को यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे सकती, है ना। तो ये हमारा सही है, यूनियन गवर्नमेंट ऐसे कामों को स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देती जिनके ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन गवर्नमेंट की होती है। वहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट अपनी चलाती है, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट गवर्नमेंट की होती है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। लेकिन जब इमरजेंसी का टाइम आता है उस टाइम पे यूनियन गवर्नमेंट ओवरराइड कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, और अपनी एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी चला सकती है। ठीक है, यस सर। As per provisions of the Constitution of India, which one of the following is correct? Only Parliament has the power to legislate over a subject under the concurrent list. फॉल्स। ये तो फॉल्स होगा भाई, दोनों बना सकते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज पार्लियामेंट, both parliament and state legislature have the power to legislate over a subject under the concurrent list. ट्रू। ये हमारा सही है ना। बाकी legislation made under the concurrent list by parliament should be ratified by half of the state legislature so as to become a law of the country, false, and only state legislatures are empowered to make laws under concurrent list भी गलत हो। Which of the following statement or statements regarding passing a law under the state lists are correct? Even in the sphere of state list exclusively reserved for the state, parliament can legislate under certain circumstances. यस सर। बिल्कुल सही, जो चीजें स्टेट के लिए भाई रिजर्व कर रखी हैं पार्लियामेंट में सर्टेन सर्कमस्टांसेस में कानून बना सकती है। पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये तो पहले वाले स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर रहा है ना। यस सर। यस सर, ये गलत होगा, फॉल्स। है ना। अब भाई हमारा 1 सही है, 2 गलत है, तो 2 वाले सारे ऑप्शंस को हटा दो भाई, बचता है सी और डी, है ना। अब 3 को देख लेते हैं। A resolution supported by 2/3 of the members present and voting is required to be passed by Rajya Sabha to pass a law under the state list. आर्टिकल सर इसका 249 ना सर। शायद वही है, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये रेजोल्यूशन जो है इसको 2/3 मेंबर्स के द्वारा राज्यसभा में पास किया जाता है, उसके बाद ही जो है पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून बना सकती है। Which of the following statements regarding promulgation of ordinance is are correct? President can promulgate ordinances which are of temporary duration. ट्रू। An ordinance promulgated by the president has to be ratified by parliament within 6 weeks of its reassembly. ट्रू। According to the Delimitation Commission of India and subject to Article 333 of the Constitution of India, what is the maximum number of members that a state legislative assembly may have? 500। 500 मैक्सिमम MLAs एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रख सकती है। मिनिमम है सर। क्या मिनिमम 60 है। 60 मिनिमम, शायद मेरे ख्याल से 60 मिनिमम का नहीं है भाई, मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है सर मिनिमम 60। बड़ा है, बड़ा है। 60 तो नहीं है, कम से कम उसका 60 नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जहाँ 60 से कम है। Which of the following statements are correct with regard to Speaker or Deputy Speaker of Lok Sabha? On dissolution of the Lok Sabha, both the Speaker and Deputy Speaker cease to be members of the House. बताओ, लोकसभा के बंद होने के बाद स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही हाउस के मेंबर बनने से सीज हो जाते हैं, यानी कि बंद हो जाता है उनका पूरी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। यस सर, फिर नए सेशन से नए वापस लिखा या तो वापस से चालू होते हैं या फिर नए आते हैं। अभी 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 हम सिर्फ मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, है ना। तो मेंबरशिप उनकी खत्म हो जाती है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर वैकेट देयर ऑफिस ऑन रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। नहीं सर, वैकेट तो नहीं करते वो सी। हाँ, स्पीकर वैकेट नहीं करते, डेप्यूटी स्पीकर कर देते। Only deputy speaker vacates his office and speaker shall not vacate his office until immediately
before the first meeting of the Lok Sabha after dissolution. True. True only. True as well. यानी कि 1 and 3 only. With regard to panel of chairperson Lok Sabha, which of the following statement is are correct? Panel of chairperson is drawn from the ruling party only. पैनल ऑफ चेयरपर्सन को क्या रूलिंग पार्टी से ही सिलेक्ट किया जाता है? सर अपोजिशन से भी करा जा सकता है. इलेक्ट पे है ना, नॉमिनेट किया जाता है भाई. पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड अपॉइंटेड बाय स्पीकर लोकसभा. True, sir. Panel of chairperson consists of 10 members and one of them presides over the house when both speaker and deputy speaker are not there. बताओ भाई. True. True as True, sir. Yeah. Yes, sir. We should say. A member giving notice of resolution for removal of Speaker Lok Sabha should be addressed to the B. Secretary General Lok Sabha. Which one of the following statement regarding Public Accounts Committee is correct? It consists of 15 members from Lok Sabha and 7 members from Rajya Sabha. True है. True, sir. True as well. It consists of 20 members from Lok Sabha and 10 members from Rajya Sabha. False, sir. ये false होगा. The term of members of Public Accounts Committee is 5 years. False. And the Finance Minister तो भाई नहीं होगा. यानी कि 1. Which of the following statements with regard to the Speaker Lok Sabha is are correct? The election of the Speaker of Lok Sabha is conducted by the Election Commission of India. False, sir. False. The Speaker or assuming his office is not required to make and subscribe oath or affirmation. वो तो लेते हैं ना सर. स्पीकर लेते हैं? नहीं लेते हैं स्पीकर. स्पीकर नहीं लेते भाई, है ना? एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो लेते हैं ना सर, स्पीकर पे नहीं होती है. अज्यूमिंग और ऑफिस की बात की गई है. The speaker on assuming his office is not required to make and subscribe oath or affirmation. बोलो बोलो बोलो. हाँ भाई सही है, स्पीकर नहीं लेते, है ना? And the speaker does not exercise a casting vote in case of equality of votes. True or false? False. False. स्पीकर कास्टिंग वोट करते हैं इक्वलिटी ऑफ वोट्स के मामले में. 2 ओनली आएगा यहाँ पर. Who was the president of the Constituent Assembly? B. राजेंद्र Sir, Rajendra Prasad. अब देखो भाई 2020 में हमारे कितने क्वेश्चंस आए? काफी क्वेश्चंस आए थे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 क्वेश्चन आए थे भाई. तो साइकिल हमारी चलिए 20 से 15, 15 से 11, 11 से 10. तो मतलब पहले क्या था कि सीडीएस में भी और सीएपीएन में भी बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ पॉलिटी को भी एक मेजर फैक्टर के तौर पे काउंट करते थे कि भाई इनको सब्जेक्ट स्किप करके चले जाते हैं, सिर्फ स्कोर कर लेंगे. लेकिन यूपीएससी ने वो वाला सिनेरियो भी कम करके रख दिया. ठीक है, चलो अब लास्ट पेपर पे आ जाते हैं 2019 पे. Which one of the following statements about the Attorney General of India is not correct? He shall have the right to speak in the Houses of Parliament. True, sir. He shall have a right of audience in all courts in the territory of India in the performance of his official duties. True, sir. True, sir. He must have the same qualifications as are required to be a judge of the Supreme Court. True, sir. He is a whole-time counsel for the government. गलत है, part-time counsel होता है. Consider the following statements are relating to the short notice questions asked in the legislature. These relate to matters of urgent public importance and can be asked for oral answer at a notice less than 10 days. True, sir. True. Short notice questions can be admissible if the minister concerned agrees to answer to it.
बताओ। फॉल्स होगा। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में मिनिस्टर को जवाब देना ही पड़ता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आर आस्क्ड ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर। Yes, sir. Yes. Trade and state or short notice. Which one of the following is not true of the 10th schedule of the Constitution of India pertaining to disqualification of members of the parliament and state legislatures? ठीक है? The schedule lays down that elected members may be disqualified on the grounds of defection. 10th schedule में defection के अंडर में MPs और MLAs को हटाया जा सकता है। True, sir. Yes, sir. Disqualification on ground of defection does not apply in cases of merger with another political party. किसी True, sir. पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, 2/3 जो पार्टी अगर मर्ज हो जा रही है दूसरी पार्टी के साथ में, तो डिफेक्शन का केस नहीं लगता। ट्रू होगा। एंड द केसेस ऑफ डिस्प्यूट आर डिसाइडेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस कंसर्न। Yes, sir. Defection के मामले में स्पीकर और चेयरमैन को पावर होती है। बाकी केसेस में प्रेसिडेंट और गवर्नर को होती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फाइनल आर्बिट्रेटर इन द केस विच रिमेन अनरिजॉल्व्ड। So इसमें सुप्रीम कोर्ट का रूल ही कहाँ डिफेक्शन है। Which of the following pairs of list or contents is are correctly matched? से स्टेट लिस्ट में पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन आ जाता है। हाँ सर। Yes, sir. बिल्कुल। यूनियन लिस्ट में सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन एंड एलियंस। यस सर। आता है सब। कंकरेंट लिस्ट में लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशंस। यस सर। Yes, sir. You are- अगर हम ऑप्शंस, अगर हम इसका आंसर नहीं भी पता तो ऑप्शंस को देखेंगे, भाई 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 वाले तो हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है, दैट इज फ्री, तो मतलब ये भी सही है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर अंडर द डीपीएसपी? डीपीएसपी के अंडर में कौन सी चीज नहीं आती है? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आती है। आती है सर। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स भी आती है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी आता है, लेकिन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव नहीं आता। Which of the following statements about Max Weber's ideal theory of bureaucracy is are correct? It refers to the dominant class character. सर एक बार प्रीवियस क्वेश्चन देखना तो वापस सर। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी है ना सर, From executive. तो नॉट प्रोवाइडेड अंडर डीपीएसपी लिखा हुआ है ना सर क्वेश्चन में। Separation. आर्टिकल 50 आता है ना सर। एक सेकेंड, ये हमारा हाँ, ये हमारे अच्छा ठीक है, इसमें एक चीज गलत हो गई। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं आता है, इन द इंडस्ट्रीज आता है। मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43। मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं आता। ये वाला सही हो। चलिए, मैक्स वेबर की आइडियल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट रेफर्स टू द डोमिनेंट क्लास कैरेक्टर। मैक्स वेबर की आइडियल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी में क्या लिखा था? इसमें सिंपल सी बात की गई थी, पूरी क्लास हायरार्की की बात की गई थी। इसमें किसी स्पेसिफिक क्लास की बात नहीं की गई थी, डोमिनेंट क्लास कैरेक्टर की बात नहीं की गई थी, पूरी हायरार्की की बात की गई थी कि ऊपर के लेवल पे एक क्लास है, फिर दूसरी क्लासेस है, फिर तीसरी क्लासेस है, इस तरह से एक पूरी हायरार्की की बात की गई थी। ब्यूरोक्रेसी इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी सही है। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस बीच में से उठ के आ जाते हैं। Which one of the following statement regarding the DPSP is not correct? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? State shall follow the directive principle of state policy both in matter of administration as well as in making of the laws. True sir, welfare of society मतलब The DPSP, the DPSP embody the object of the state under the Republican Constitution. True. The DPSP have precedence over the fundamental rights in case of conflict between the two. No sir, Also. fundamental right of no. Which of the following are the defining features of the liberal democracy?
कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फॉर्मल यूजुअली लीगल रूल्स। लीगल डेमोक्रेसी में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आपकी लीगल रूल्स के हिसाब से, प्रोसीजर के हिसाब से बनाई जाती है, तो ये सही होगा। गारंटी ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड इंडिविजुअल राइट्स, ये भी सही होगा, है ना। सिविल लिबर्टीज दी जाती हैं, इंडिविजुअल राइट्स दिए जाते हैं, लेकिन इट इन्वेस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पोटेंशियली अनलिमिटेड पावर। क्या पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है अनलिमिटेड पावर के साथ दी जाती है लिबरल डेमोक्रेसी में? नो सर। नहीं, अकाउंटेबल होते हैं, है ना। जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, जो भी आपकी अथॉरिटीज हैं, जो लोग हैं, वो लोगों के लिए अकाउंटेबल होते हैं। Which one among the following is not the central feature of polyarchy? पॉलीआर्की क्या होता है? पॉलीआर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स, ठीक है। तो ये फीचर होता है। प्रैक्टिकली ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट, ये भी फीचर होता है। देयर इज फ्री एक्सप्रेशन एंड अ राइट टू क्रिटिसाइज एंड प्रोटेस्ट भी होता है। राइट टू रन फॉर ऑफिस इज रिस्ट्रिक्टेड, ये फीचर पॉलीआर्की का नहीं होता। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल? मनी बिल की डेफिनेशन में कौन सा नहीं होता है, बताओ। सर सी, फाइनली एनी फाइनेंशियल बिल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 117, है ना। बाकी तीनों हमारे मनी बिल में काउंट किए जाते हैं। To cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom is a provision of which one of the following of the Constitution of India? Duties. Fundamental duties. Which one of the following authorities cannot organize Lok Adalat? सर Panchayat committees. Which of the following are the essential requirements for a person to be appointed as a member of Finance Commission? ठीक है, a Supreme Court judge or one qualified to be appointed as such. फॉल्स सर। False. ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। A person having wide experience in financial matters and administration. Yes, sir. Proves down। A person having special knowledge of economics. True, sir. सर। True. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज होता है कि कौन सा जज होता है? हाई कोर्ट का होता है। हाई कोर्ट का जज। तो ऑप्शन 2 और 3 हमारे सही है। तो 2019 में देखें तो कितने क्वेश्चन थे भाई? 2019 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन टोटली हमारे 2019 में थे। तो यानी कि इनकी साइकिल ही चलती है ना भाई। 13 क्वेश्चन 2019 में, उसके बाद 2020 में 20 क्वेश्चन, यानी कि 7 क्वेश्चन घर पढ़ा दिए। फिर उसके बाद क्या कर दिया आपका 2021 में 5 क्वेश्चन जो है वो माइनस कर दिए। फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन माइनस कर दिए आपके 2022 में, और 2023 में इन्होंने क्या किया, 2023 में इन्होंने एक क्वेश्चन को माइनस कर दिया, है ना। तो अभी करंटली अगर देखा जाए तो ये माइनस वाले ट्रेंड पे है। बाउंस बैक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैक्सिमम क्वेश्चन 15 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। हम 15 के अराउंड क्वेश्चन मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉलिटी से। सडनली इतना ज़्यादा बाउंस बैक ये नहीं करेंगे। अगर ये डिक्रीज भी कर रहे हैं तो भी 5-6 की कैटेगरी में डिक्रीज करते हैं, अगर इंक्रीज करते हैं तो भी 5-6 की कैटेगरी में करते हैं। सीडीएस का अगर पैटर्न देखा जाए तो सीडीएस में भी आपने देखा था कि पिछले कुछ सालों से ये डिक्रीज कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने क्वेश्चन थोड़े से 2-4 बढ़ा दी। पिछली बार 8 या 9 क्वेश्चन आए थे, इस बार शायद 12 क्वेश्चन आए थे। तो इस बार हम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 क्वेश्चन से ज़्यादा बढ़ के 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो 2019 से लेके 2023 के हमने कितने क्वेश्चन किए हैं? 20 30 23 और 10 हुए हमारे 33 और 5 39 और 10 हुए हमारे 49 50 और 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन टोटली हमने किए। इसके साथ साथ मैं आपको एमसीक्यूज के वॉल्यूम्स भी दूंगा, जिसमें एक एमसीक्यूज की वॉल्यूम में 120 क्वेश्चंस होंगे, उनके एक्सप्लेनेशंस भी होंगे, वो मैं आपके दूंगा। अपने फ्री टाइम में बैठकर आप उनको सॉल्व कर सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले तब भी, है ना। हमारा साइमल्टेनियसली ज्योग्राफी भी चलता जाएगा और साइमल्टेनियसली आप क्या करते जाएंगे, आप एमसीक्यूज जो पॉलिटी के वॉल्यूम्स आपको दिए हैं वो आप सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है।